Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Scholar Science College. Today is our 8th lecture of chapter number 13 SNP block elements. Last lecture में हमने अल्कली मेटल्स को डिस्कस किया था और अल्कली मेटल्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए थे। आज हमने अल्कली मेटल्स की ही कंटिन्यूएशन में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। और जो लास्ट टॉपिक हमने अल्कली मेटल्स का डिस्कस करना है आज वो है फ्लेम टेस्ट। इसके बाद हम ग्रुप 2 को स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप 2 में हम लोग फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। अगर हम कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और बाइकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी को देखें, सो ग्रुप 1 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल टू हीट देन ग्रुप 2 कंपाउंड्स while lithium compounds behave like group 2। अब जो ग्रुप 1 के कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ग्रुप 2 और ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के जो भी कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अल्कली मेटल्स का साइज जो है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2, सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है। तो जो अल्कली मेटल्स हैं उनका साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्मॉल साइज के हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे हमारे पास है एक मेटल कार्बोनेट और एक है मेटल नाइट्रेट। अब मेटल का साइज जितना लार्ज होगा एज अ रिजल्ट जो मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर होगी और लॉन्गर बॉन्ड वीकर बॉन्ड होती है। तो मेटल का साइज लार्ज होने की वजह से मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगी, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो जो लार्ज साइज मेटल्स होती हैं उनमें मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो लॉन्गर होती है और वीकर होती है और जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है ये शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर होती है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसकी वजह से जो ग्रुप 1 मेटल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2 मेटल्स। सिमिलरली अगर हम मेटल नाइट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी मेटल का साइज जितना लार्ज होगा तो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड उतनी ही लॉन्गर होगी और वीकर होगी और जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। एज अ रिजल्ट मेटल नाइट्रेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब हम ये देखते हैं क्योंकि ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं वो लार्ज साइज की हैं तो उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, वो ज्यादा स्टेबल हैं। और जो ग्रुप 2 की मेटल्स हैं क्योंकि वो एज कंपेयर टू ग्रुप 1 स्मॉल साइज की हैं तो उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एज कंपेयर टू ग्रुप 1 लेस स्टेबल हैं। अब जो लिथियम है ये बिहेव करता है ग्रुप 2 के कंपाउंड्स की तरह। इसकी रीजन ये है कि जब हम अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो शेल्स ऐड होने की वजह से साइज इंक्रीज करता है। लिथियम क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है इसका साइज स्मॉल है और स्मॉल साइज है और इसका साइज रिजेंबल करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साइज के साथ, उन जैसा साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से जो लिथियम के कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी सेम ग्रुप 2 की स्टेबिलिटी की तरह है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटोइन। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें अल्कली मेटल्स की तो यहाँ पे हमारे पास M है। जनरली कोई भी अल्कली मेटल्स हम ले सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो शेल्स ऐड होती हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो जाता है। हम कहते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज कर गया है और जितना एटॉमिक साइज लार्ज होता जाता है, मेटल का साइज जितना लार्ज होता जाता है उतनी मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये लॉन्गर होती जाती है और वीकर होती जाती है और जो
ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर हो जाती है, एज अ रिजल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो हम ये कहते हैं कि इन अल्कली मेटल्स व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेट्स। अगर हम नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी को देखें तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग नाइट्रेट्स डिकम्पोजेस टू नाइट्राइट्स एंड ऑक्सीजन। जब हम लोग अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स को हीट करते हैं और स्ट्रॉन्ग हीटिंग हमने करनी है तो जो अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अल्कली मेटल्स नाइट्राइट्स NaNO2। यहां पे मैंने सोडियम नाइट्रेट की एग्जांपल को कोट किया है, तो सोडियम नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया है इनटू सोडियम नाइट्राइट और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई है। बट एक्सेप्शन इज लिथियम नाइट्रेट। जो लिथियम नाइट्रेट है इसका एक्सेप्शनल केस है, ये अपने ग्रुप की तरह डिकम्पोज नहीं होता। अब इसके ग्रुप के सारे मेंबर्स जो हैं वो इस तरह से डिकम्पोज होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट में और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन जो लिथियम नाइट्रेट है इसकी डिकम्पोजिशन अपने ग्रुप के अदर मेंबर से डिफरेंट है और इसकी रीजन क्या है? स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। क्योंकि लिथियम का साइज अपने ग्रुप के सब मेंबर से कंपैरेटिवली स्मॉल है, इसलिए ये डिफरेंट तरह की डिकम्पोजिशन शो करता है और इसकी डिकम्पोजिशन क्योंकि इसका साइज ग्रुप 2 के साथ मैच करता है इसलिए ये ग्रुप 2 की तरह डिकम्पोजिशन शो करेगा। जब लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है सो इट कन्वर्ट्स इनटू लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन में लिथियम का ऑक्साइड बन रहा है जबकि बाकी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन में नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो इसकी रीजन क्या है? द रीजन इज स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। लिथियम का स्मॉल साइज होने की वजह से इसका बिहेवियर, इसके नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन ग्रुप 2 की तरह है क्योंकि इसका साइज ग्रुप 2 के कंपाउंड से मैच करता है। ये थी ग्रुप 1 अल्कली मेटल से कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन। अब हम देखते हैं फ्लेम टेस्ट को। अल्कली मेटल्स फ्लेम टेस्ट किस तरह से शो करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेम टेस्ट किसको कहते हैं। ये एक टेस्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई मेटल आयंस इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सैंपल में अगर मेटल के आयंस प्रेजेंट हैं और हमने उनको डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए हम फ्लेम टेस्ट को यूज करते हैं। लेकिन एक चीज है, हर मेटल आयन फ्लेम टेस्ट नहीं देता। कुछ मेटल आयंस हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। अब फ्लेम टेस्ट का सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर को हम फॉलो करके फ्लेम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लीन अ प्लैटिनम और निक्रोम वायर। प्लैटिनम एक मेटल है, इसकी वायर लेते हैं या हम निक्रोम की वायर लेते हैं। निक्रोम एक एलॉय है एंड इट इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। निकल और क्रोमियम दो मेटल्स हैं जिनका ये एलॉय है जिसको हम कहते हैं निक्रोम। तो हम प्लैटिनम और निक्रोम की वायर लेते हैं एंड वी डिप इट इन कंसंट्रेटेड HCl एंड होल्डिंग इट इन अ हॉट बंसन फ्लेम रिपीट अंटिल वायर डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। अब प्लैटिनम की वायर हमने ली है या निक्रोम की वायर ली है, उसको हम लेके HCl में डिप कर देते हैं और उसके बाद जो फ्लेम है, बंसन फ्लेम, उस पर रख के उसको अच्छे से हीट करते हैं जब तक कि सारी रेडिएशन उसके अंदर से एमिट ना हो जाए। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक वायर प्रॉपरली क्लीन नहीं हो जाती और उसके अंदर से सारी रेडिएशन एमिट नहीं हो जाती। उसके बाद जो क्लीन वायर है उसको हम क्या करते हैं, डिप करते हैं इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड। जिस सॉलिड की हमने टेस्टिंग करनी है उस सॉलिड के अंदर जो वायर है उसको डिप करते हैं तो सॉलिड का कुछ पोर्शन वायर की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है। सो सेकंड पॉइंट इज डिप द वायर इनटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड यू आर टेस्टिंग सो दैट सम स्टिक्स टू द वायर। तो कुछ सॉलिड वायर की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लेस द वायर बैक इन द फ्लेम अगेन। अब जो वायर है जिसकी सरफेस के ऊपर सॉलिड पोर्शन अटैच है उसको बंसन फ्लेम के ऊपर दोबारा से रखेंगे और अच्छे से हीट करेंगे और हम ये देखेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक इंटेंस सा फ्लेम प्रोड्यूस होगा और उस फ्लेम का कलर हम नोट करेंगे। जो फ्लैश ऑफ कलर है वो देखेंगे कि किस कलर का फ्लैश प्रोड्यूस हुआ है।
अब यहाँ पे अगर हम लोग कलर्स की बात करते हैं तो डिफरेंट मेटल आयंस डिफरेंट तरह के कलर्स एमिट करते हैं। हमें ये पहले से पता होता है कि कौन से मेटल के लिए कौन सा कलर है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम मेटल है तो उसके लिए गोल्डन येलो कलर का फ्लेम इमिट होता है। तो जब फ्लेम का कलर गोल्डन येलो होगा तो वहां से हमें आइडेंटिफिकेशन होगी कि इस कंपाउंड के अंदर सोडियम के मेटल आयंस प्रेजेंट हैं, सोडियम मेटल के आयंस प्रेजेंट हैं। सो डिफरेंट तरह के मेटल आयन को इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन से मेटल के लिए कौन सा कलर एमिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम मेटल है तो इसके लिए रेड कलर एमिट होगा, सोडियम मेटल के लिए गोल्डन येलो कलर एमिट होता है, पोटेशियम के लिए लाइलैक पिंक कलर एमिट होता है, सिमिलरली रुबिडियम के लिए है रेडिश वायलेट कलर और सीजियम के लिए है ब्लू कलर। अब आप देख सकते हैं ये सारे ग्रुप 1 के मेटल्स हैं और हर मेटल के लिए जो फ्लेम का कलर है वो डिफरेंट है और फ्लेम के कलर को देखते हुए हम मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव टेस्ट वो होता है जिसमें हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वेदर इट इज प्रेजेंट, वेदर दिस मेटल आयन इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और नॉट, या तो वो प्रेजेंट है या नहीं है, जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इस क्वालिटेटिव टेस्ट से। सिमिलरली कैल्शियम को अगर हम लोग देखें तो ये ऑरेंज रेड कलर एमिट करता है, स्ट्रोंशियम का रेड कलर है फ्लेम का, बेरियम का पेल ग्रीन कलर है, कॉपर का ब्लू ग्रीन कलर है और लेड का ग्रेश वाइट कलर है। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट कलर्स फ्लेम के एमिट हैं, लेकिन हर मेटल आयंस फ्लेम का कलर एमिट नहीं करते। ये टेस्ट हम हर मेटल के लिए यूज नहीं कर सकते। अब इस टेस्ट का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्लेम टेस्ट, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जब हम मेटल को हीट करते हैं तो उसके अंदर से कलर्स एमिट होते हैं, उसको हम देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ फ्लेम टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स का जनरली मैंने यहाँ पे एक एटम ड्रॉ किया है, ये जनरल एक मेटल एटम है। इस एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस और इर्द गिर्द इसके शेल्स हैं, ऑर्बिट्स। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी अगर हम इस एटम को प्रोवाइड करेंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी पे जंप करके मूव कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। एज यू ऑल नो दैट हायर शेल की एनर्जी ज्यादा होती है और लोअर शेल की एनर्जी कम होती है। जब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इसके पास हाई एनर्जी आ गई है, जिसकी वजह से ये अपनी शेल से निकलकर हायर शेल में चला गया है। अब जो हायर एनर्जी होती है दैट इज अनस्टेबल, तो कोई भी चीज अनस्टेबल स्टेट पे रहना पसंद नहीं करती। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल स्टेट से वापस अपने आप को स्टेबल स्टेट पे जब लाता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी को एमिट कर देता है। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट पे गया था उतनी एनर्जी को एमिट करता है, और जो एनर्जी एमिट होती है उसकी जो रेंज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के अंदर विजिबल रीजन में लाई करती है। और आपको पता है विजिबल रीजन होता है 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज में। तो जो रेडिएशन इस रेंज में लाई करेगी उसके हमें कलर्स नजर आएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे जब आएगा एक्साइटेड स्टेट से तो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो विजिबल रीजन में लाई करेगी और हमें डिफरेंट तरह के कलर्स नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिथियम मेटल है तो लिथियम मेटल जो रेडिएशन एमिट करेगी, इसका इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा जो रेडिएशन एमिट करेगा वो 750 और 800 की रेंज में होगी, जिसकी वजह से हमें इसका रेड कलर नजर आता है। तो एज यू ऑल नो दैट विजिबल रेंज के अंदर डिफरेंट रेंजेस है डिफरेंट कलर के लिए, तो जो सी रेंज में रेडिएशन एमिट होगी वही कलर हमें नजर आएगा। सो सोडियम की अगर हम लोग देखें तो सोडियम हमेशा गोल्डन येलो कलर का फ्लेम एमिट करता है। अगर आप लोगों के पास एक अननोन सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, लेकिन आपको पता नहीं है वो कौन सा सॉल्ट है, आप उसके लिए फ्लेम टेस्ट करते हैं और सेम इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं उस सॉल्ट के ऊपर। तो जब आप उसको हीट करेंगे बंसन फ्लेम के ऊपर तो जो फ्लेम का कलर एमिट होगा दैट इज गोल्डन येलो। तो उस फ्लेम के कलर को देखते हुए आपको एक आइडेंटिफिकेशन होगी कि सोडियम मेटल इस कंपाउंड के अंदर या इस सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम मेटल आयंस को इस टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम इस टेस्ट को बोलते हैं फ्लेम टेस्ट।
अब इसको यहाँ पे हमने वायर को पहले HCl में डिप करके हीट क्यों किया था? इसकी रीजन ये है कि जो वायर है वो भी मेटल की है, प्लैटिनम और निक्रोम भी मेटल हैं, और जो हम सॉल्ट डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो मेटल आयन है, जो भी पॉजिटिव कैट आयन है वो भी मेटल है। तो जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो भी मेटल है और जो वायर यूज कर रहे हैं वो भी मेटल है। तो इस तरह से तो इनकी रेडिएशन आपस में मिक्स हो जाएंगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेडिएशन हमारे मेटल आयन की है या जो वायर हम यूज कर रहे हैं उसकी भी रेडिएशन हो सकती है? इस रीजन की वजह से जो हम वायर यूज करते हैं उसको पहले अच्छे से HCl में डिप करके बंसन फ्लेम पे हीट करके उसकी सारी रेडिएशंस को एमिट करवा के उसको क्लीन कर लेते हैं। और जब वायर क्लीन हो जाती है उसके बाद जब हम लोग उस पर अपना सॉलिड सॉल्ट लगा के उसको फ्लेम पे हीट करते हैं तो जो फ्लेम का कलर एमिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी मेटल आयंस का होता है जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे हमारे अल्कली मेटल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। So the next topic of our today's lecture is group number 2 alkaline earth metals। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो ग्रुप 2 में सबसे पहले एलिमेंट आता है बेरिलियम Be, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। These are the elements of group 2 alkaline earth metals। जिसमें जो रेडियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। हम बेरिलियम से लेके बेरियम तक जो एलिमेंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2। अगर हम ग्रुप 2 की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस मींस एटॉमिक साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, दैट इज ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स आपको ये पता होना जरूरी है कि एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितना एटॉमिक रेडियस कम होगा एटम का साइज स्मॉल होगा और जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा एटम का जो साइज है वो लार्ज होगा। अब अगर हम ग्रुप 2 में ट्रेंड देखें एटॉमिक रेडियस का तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करता है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम में जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो शेल्स ऐड हो रही हैं। बेरिलियम क्योंकि पीरियड 2 से बिलोंग करता है, इसमें 2 शेल्स हैं। देन मैग्नीशियम जो है वो पीरियड 3 से बिलोंग करता है, इसमें 3 शेल्स हैं। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो 1 शेल ऐड हो रही है इन ईच एलिमेंट। अब क्योंकि शेल ऐड हो रही हैं तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जो न्यूक्लियस है इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज कर जाता है। यहां पे देखिए न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में सिर्फ एक शेल है। सिमिलरली मैग्नीशियम में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में 2 शेल्स हैं। सिमिलरली कैल्शियम में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में 3 शेल्स हैं। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो शेल्स ज्यादा हो रही हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो रहे हैं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो डिक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो एटम का साइज है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। बेरिलियम जो है वो स्मॉल साइज का है, जबकि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो बेरियम है वो सबसे लार्ज साइज का है अपने ग्रुप के अंदर।
अब अगर हम अलोंग द पीरियड देखें, मींस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आपस में कंपेयर करें, तो जो ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स, उससे जब हम ग्रुप 2 पे जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है ऑन द वैलेंस शेल, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज स्मॉल होता है और अल्कली मेटल्स का साइज लार्ज होता है। अब क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्मॉल हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, तो हम ये कहते हैं अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ग्रुप 1, और स्मॉल साइज होने की वजह से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हार्डर होते हैं एंड दे हैव हायर डेंसिटीज। अब अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस का ग्राफ देखें या ट्रेंड देखें ग्राफ के अकॉर्डिंगली, तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट किया है नैनोमीटर में। नैनोमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक रेडियस स्मॉल है, एंड देन जब हम बेरिलियम से ऑनवर्ड मूव कर रहे हैं अप टू बेरियम, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। बेरियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है। तो इसका ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस शेल डिक्रीजेस एंड हेंस साइज इंक्रीजेस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हायर देन अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हायर हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। इसकी क्या रीजन है? तो इसकी रीजन ये है कि जब हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे मूव करते हैं तो एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल पे ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है। सो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। स्मॉल साइज, जितना साइज स्मॉल होगा उतनी इंटर एटॉमिक फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। एज अ रिजल्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। हम ये भी कह सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में स्मॉल साइज होने की वजह से ये हार्डर होते हैं, और हार्डर होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी ज्यादा है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। So students, next property is trends in ionization energy। अब ionization energy क्या होती है? ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। मींस अगर हमारे पास कोई भी एटम है उसके वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम मेजर करते हैं किलो जाउल्स पर मोल में। ठीक हो गया। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। इसकी रीजन क्या है, क्यों टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है? क्योंकि हम जब टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो शेल्स ऐड हो रही हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। और शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है एज अ रिजल्ट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज कर जाता है। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर लूजली हेल्ड, तो थोड़ी सी एनर्जी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। सो हम ये कहते हैं जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, सो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। अब आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वैलेंस शेल के ऊपर, एटम का साइज उतना स्मॉल होगा, एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना जो एटम का साइज है वो लार्ज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, मींस मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम एमिट करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इस तरह से होगी। अगर हम किसी भी एटम की वैलेंस शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
अगर हम किसी एटम के शेल से सेकंड इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमेशा जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पे हम मैग्नीशियम की एग्जांपल को लेते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे सो इट इज कन्वर्टेड इनटू Mg+1। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको हमने बोल दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी है 737.7 किलो जूल्स पर मोल। सिमिलरली मैग्नीशियम +1 से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 में। अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी 1450.7 किलो जूल्स पर मोल। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आप देख सकते हैं हायर है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी रीजन क्या है, जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल के ऊपर ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हो जाएंगे, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट की है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिसका यूनिट है किलो जूल्स पर मोल। अब अगर आप इसका ग्राफ देखें तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, और जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मींस आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। स्मॉल साइज जो एटम्स होते हैं उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, और जो लार्ज साइज के एटम्स होते हैं इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Electronegativity is the ability or tendency of an atom to attract the bonding electron pairs towards itself. Means किसी भी एटम में के न्यूक्लियस में इतनी एबिलिटी हो कि वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उस एनर्जी को हम कहते हैं, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर करते हैं पॉलिंग स्केल के ऊपर, जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सीजियम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.7। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अगर हम ग्रुप 2 में देखें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अब इस डिक्रीज की रीजन क्या है? जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं सो साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक डिस्टेंस है वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज कर रहा है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस की एबिलिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप के साइज ज्यादा हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है। अगर हम ग्राफ के थ्रू इसको डिस्कस करें तो ग्राफ में वाई एक्सिस पे देखिए मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंशन किया है, पॉलिंग स्केल को, जो 0 से स्टार्ट हो रही है एंड देन अप टू सो ऑन इंक्रीज कर रही है। अब बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है 1.5, अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है 1.5, और जो बेरियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अपने ग्रुप में सबसे कम है, और इसकी रीजन यही है कि बेरिलियम का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज स्मॉल है, इसलिए एबिलिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। जबकि बेरियम का साइज लार्ज है,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, जिसकी वजह से एबिलिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम है। सो स्टूडेंट्स, आज का लास्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम ग्रुप 2 के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं देखा जाता, और इस रेगुलर ट्रेंड ना होने की रीजन क्या है कि जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, इनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। अगर हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, और यहाँ पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है डिग्री सेल्सियस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलरिटी है ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर कैल्शियम से डिफरेंट है, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की स्ट्रक्चर बेरियम से डिफरेंट है, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इरेगुलर हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो बेरिलियम है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, और जो मैग्नीशियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है अपने ग्रुप में। तो हम कहते हैं मैग्नीशियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड बेरियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। और जनरली पूरे ग्रुप में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ईच अदर। So students, this is all of our today's lecture. Inshallah, on next lecture we will discuss the chemical reactions of alkaline earth metals and different behavior of beryllium from other members of the group. Thank you so much. Allah Hafiz.